हेलो एवरीवन एंड वेरी वेलकम टू दिस रिकलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कशन सेशन। और आज हम सिक्स्थ ऐसा डिस्कशन करने जा रहे हैं जहां पर हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़े हुए वो क्वेश्चंस जो कि लास्ट जीआईबी एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। So question number 1 says that Z rented his house for 2 years at a monthly rent of rupees 15,000 to be received in advance. This is an example of what kind of annuity? बहुत ही सिंपल सा सवाल है एन्युइटी से जुड़ा हुआ। ये सवाल आपके सिलेबस के मॉड्यूल नंबर सी से निकल करके आता है, जहां पर आपको एन्युइटीज ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युइटीज ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझाया गया है। और हमने यहाँ पर ये पढ़ रखा है कि जब भी हम एन्युइटीज की बात करते हैं, जैसे रेंट एक पीरियोडिक मिलने वाली आपको पेमेंट है, ठीक है, तो आपने अपने हाउस को रेंट पर दे दिया है, कितने रेंट पे 15,000 पे, और रेंट आपको एडवांस में मिलेगा। ऐसी कोई भी पेमेंट जो पीरियड के बिगिनिंग में ही मिल जाती है या एडवांस में मिल जाती है, इसको हम बोलते हैं एन्युइटी ड्यू। और वो पेमेंट जो हमको पीरियड के एंड पे मिलती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युइटी। ऑर्डिनरी एन्युइटी, ठीक है। तो यहां पर हमें एडवांस में रेंट मिलने जा रहा है, यानी कि जो जनवरी का मंथ है वो 1 जनवरी को ही रिसीव हो जाएगा। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी, एन्युइटीज ड्यू। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन्युइटी ड्यू। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको जिस पीरियड की पेमेंट मिलनी है उस पीरियड की शुरुआत में ही पेमेंट मिल जाती है, एडवांस में ही पेमेंट मिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एन्युइटी ड्यू। नेक्स्ट, Mr. Abhinav deposited rupees 10 lakh in a bank fixed deposit for 2 years at 10% rate on investment, return on investment. How much he will receive on maturity if compounded annually? सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट आपको दे दिया गया है 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और आपको 2 साल के लिए ये जो एफडी है, ये जो डिपॉजिट है वो किया गया है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता चल चुका है 10 लाख का। तो आपको क्या पता लगाना है, जो मेच्योरिटी अमाउंट है। मेच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मेच्योरिटी अमाउंट विल बी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू द पावर ऑफ टाइम, जितने टाइम के लिए आपने उसको कंपाउंड किया है। तो यहां पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10 लाख है। जो रिटर्न जो रेट है इंटरेस्ट का वो आपका 10% का रेट है, और आपने इसको 2 साल के लिए एफडी में डाला है। 2 साल का इसका मेच्योरिटी पीरियड है। तो आपका जो आंसर कितना निकल कर आना चाहिए, कैलकुलेट आप करेंगे 10 लाख इंटू 11/10 इंटू 11/10। आपके पास कैलकुलेटर जो है वो अवेलेबल रहता है फॉर ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। सो अपना कैलकुलेटर यूज करिए, मैं भी अपना कैलकुलेटर यूज करता हूं, सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम, नो मिस्टेक्स, नो कैलकुलेशन मिस्टेक्स फ्रॉम आवर एंड, राइट। सो 10 लाख का मेरा अमाउंट था, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है इंटू 11 डिवाइडेड बाय 100। तो अमाउंट कम्स आउट टू बी 12,10,000 रुपीज। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? तो ये सिंपल आपको फॉर्मुलास लगाने आने चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक का कोई आपको चिंता नहीं होगी। देयर इज नो वरी अबाउट दैट बिकॉज यू हैव कैलकुलेटर अवेलेबल एट योर हैंड। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल कम आउट टू बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years and 2 years द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर सम एंड एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2700 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1854। फाइंड आउट द रेट। यहां पर आपको एक पर्टिकुलर सम है जिसको आपने डिपॉजिट कर दिया है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 3 साल के लिए। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आएगा दैट 3 years के लिए आपने सिंपल इंटरेस्ट लिया है एंड 2 years के लिए आपने कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है, राइट। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है, 1854, और सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आता है 2700, right? So now if we know the formulas of calculating simple interest as well as compound interest, very easily we can calculate this simple question. तो अगर आप चाहें तो वीडियो को अभी पॉज करके क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या करंट इंटरेस्ट रेट होगा। अदरवाइज क्वेश्चन को मैं आपके साथ तो सॉल्व कर ही रहा हूं। तो यहां पर हमें सिंपल इंटरेस्ट पहले बोल दिया गया फॉर 3 years एंड वी हैव बीन गिवन द इंटरेस्ट अमाउंट एज 2700 रुपीज। एंड हमें पता है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में बात करूं तो कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ठीक है। और प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, रेट मुझे फाइंड आउट करना है, पर टाइम मुझे पता है। टाइम कितना है, 3 years का टाइम है, एंड दिस इज 100 एंड दिस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2700 रुपीज। यहां से अगर मैं इन वैल्यूज को क्रॉस आउट करके लेकर जाऊंगा तो आपको पता चलेगा दैट पी इंटू आर यहां से कितना निकल कर आ रहा है, 900 इंटू 100, ठीक है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट विच हैज बीन देयर फॉर 2 years, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल कर आता है, 1854 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल अमाउंट का वो कितना होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर टाइम। ये कितना निकल कर आएगा, P हमें पता नहीं है ना, हमें R पता है, 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर 2।
इसका अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो इसमें से हम प्रिंसिपल अमाउंट को जो है माइनस कर देते हैं। अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस विल कम आउट टू बी पी इंटू 1+r/100² -1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दोबारा से फॉर्मूला लगेगा, दिस विल कम आउट टू बी पी इंटू 2+r/100 इंटू r/100। ठीक है, यहां से आपको ऑलरेडी पता है कि P इंटू आर की वैल्यू आपको पता है कितनी निकल कर आने वाली है। यहां पर ही P इंटू r/100 की हम वैल्यू डाल देंगे, इट विल कम आउट टू बी 900 इंटू 2+r/100 इज इक्वल टू 1854। राइट, 1854। यहां से आप जब इस वैल्यू को पूरा सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज इक्वल टू 1800 प्लस 9r इज इक्वल टू 1854। तो यहां से 1800 कट जाएगा, 54 इज इक्वल टू 9r, r इज कमिंग आउट टू बी 6%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन क्लियर हुई? हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाला, उसमें से हमने P इंटू आर की वैल्यू निकाली। P इंटू आर की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी? 900 इंटू 100, या फिर अगर मैं कहूं पी आर बाई 100 की वैल्यू आ गई थी हमारी 900। फिर हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था वहां पर हमने एक्चुअल जो मेजॉरिटी अमाउंट होता है उसकी वैल्यू लगाई, वहां से हमने जब प्रिंसिपल को माइनस किया तो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया। दिस टोटल इंटरेस्ट वाज इक्वल टू 1854। और जो हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया, हमें ऑलरेडी पता है कि P इंटू आर बाई 100 की वैल्यू इज 900 रुपीज। उसको जब हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा 6% का। ठीक है, सो दैट इज व्हाई द कैलकुलेशन मिस्टेक इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम, यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। A 3-year bond with face value of rupees 10,000 and coupon rate of 10% is purchased by SBI for 9,500 rupees. What is the current yield? करंट यील्ड निकालनी है आपको बॉन्ड की। बॉन्ड की करंट यील्ड का फॉर्मूला अगेन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अगर हम करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड की बात करें तो यहां से हम बॉन्ड का जो कूपन रेट है अपॉन जो करंट मार्केट प्राइस है बॉन्ड का, उसको जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो हमारी करंट जो यील्ड है वो बॉन्ड की निकल कर आती है। कूपन रेट हमें पता है 10% का है। ठीक है, जो करंट मार्केट प्राइस है उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 10,000 अपॉन 9,500। दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 10.53%। ठीक है, सो आंसर यहां पर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगेन यूजिंग द कैलकुलेटर यू कैन फ्रीज आउट दिस वैल्यू, दिस विल कम आउट टू बी 100 अपॉन 95 इज इक्वल टू 1.052 इंटू 10 इज 10.52%। ठीक है, तो यहां पर आपका 10.53% अप्रोक्सीमेटली आंसर निकल कर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द रेट ऑफ रिटर्न अर्नड बाय एन इन्वेस्टर हु परचेजेस द बॉन्ड एंड होल्ड्स इट टिल इट्स मैच्योरिटी इज कॉल्ड। जब आपने एक बॉन्ड को परचेज किया और उसको मैच्योरिटी तक जब आप होल्ड करते हैं, जो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि बॉन्ड अपनी मैच्योरिटी पे कितना रिटर्न, कितनी यील्ड आपको देकर जाता है, उसको हम बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next is question number 6. When the future cash flow from a project is discounted, the project can be accepted if। जब भी हम कैश बजटिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें ये पता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में जब हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हम उसके फ्यूचर कैश फ्लोज को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में कितना रिटर्न हमें उस प्रोजेक्ट से मिल सकता है। जब भी उन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को आज की करंट वैल्यू में आप डिस्काउंट करेंगे, आपका नेट आंसर जो है वो मोर देन 1 आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तब आपका जो वो प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होने वाला है फ्यूचर के अंदर। अदरवाइज उससे जो रिटर्न्स मिलेंगे वो आपको फ्यूचर में उतना फायदा नहीं करेंगे। वो अगर नेगेटिव आता है तो बिल्कुल भी आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब एडजस्टिंग फॉर द इन्फ्लेशन, एडजस्टिंग फॉर द करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट, आपको एक्चुअल में लॉस होगा अगर आप उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो करेक्ट आंसर हियर शुड बी द ऑप्शन नंबर डी। द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज शुड बी मोर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। The depreciation method in which the depreciation is calculated on the principal value and the assets lose equal value every year। जिस depreciation method में हर साल equal value अगर डिडक्ट होती है तो वो आपका straight line method है। Straight line method is the method where we actually deprecate an equal amount of value in the assets total value। हर साल जब बराबर depreciation होगा तो वो आपका straight line method होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। द डैश इज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ दैट एसेट। एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद जो एसेट की स्क्रैप वैल्यू बचती है उसको हम रेजिडुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं।
रेजिडुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं जो उस एसेट की बची है, क्योंकि बुक वैल्यू तो जीरो हो जाएगी यूजफुल लाइफ के बाद, राइट। मार्केट वैल्यू जो है वो जो रहती है वो उस एसेट की जो फ्रेश वैल्यू रहेगी मार्केट के अंदर, लेकिन जो यूज्ड एसेट है उसकी जो वैल्यू हो उसको हम रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। Next question is question number 9. This question has not been listed here completely. I apologize for this. Question number 9. हाँ, यहाँ से आप आंसर करिए. An equipment purchased is to be depreciated on fixed installment system. The journal entry for charging depreciation is. हम जब भी किसी एसेट को डेप्रिशिएट करने जाते हैं तो हम उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से बनाते हैं, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है दैट इज एन एक्सपेंस, और जब भी हमारा खर्चा होता है हम उसका एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहां पर हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा और इक्विपमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। इक्विपमेंट जो एसेट है उसकी वैल्यू कम होगी तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड एंड द इक्विपमेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड। The last question which has to be answered by you in the comment section. दोस्तों इसका आंसर आप लोग मुझे comment section में दीजिएगा. When the exchange rate of currencies takes place on the next working day, that is on T+1, that is tomorrow, यानी जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन को किया है उसके नेक्स्ट डे ही आपकी करेंसी का एक्सचेंज होने जा रहा है, तो किस रेट के ऊपर करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, उस रेट को क्या कहते हैं? कैश और रेडी रेट, टर्म रेट, स्पॉट रेट या फॉरवर्ड रेट? यहां पर आप ध्यान रखिए, जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं फॉरेन करेंसीज की, व्हेन द डेट ऑफ सेटलमेंट इज गोइंग टू बी T+1, तो वहां पर हमारा TOM रेट जो है वो हमारा एप्लीकेबल होगा, या हमारा स्पॉट रेट एप्लीकेबल होगा, या फॉरवर्ड रेट जो फ्यूचर रेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग रेट यूज करते हैं। तो यहां पर मुझे बताओ, कैश रेट, टर्म रेट, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, कौन सा रेट यहां पर लगाया जाएगा जब भी हमारी नेक्स्ट वर्किंग डे T+1 पे ही फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट होनी है? सो दिस इज दी सेशन दैट आई हैड टू टेक विद यू, और यहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो हमारे एफएम कंपोनेंट के लास्ट एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे। इसी तरीके से सीरीज हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।